नमस्कार। वर्ल्ड वॉरियर में आज हम बात करने जा रहे हैं गाज़ा की। पहले से ही गाज़ा पे बम बारूद की बारिश हो रही है लगातार। तमाम सीज़ फायर के बावजूद इजराइल की जो सेना है वो गाज़ा में हमले कर रही है। कल हमने बात भी किया था कि दो टुकड़ों में बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, लेकिन एक और आफत आसमान से बरस रही है गाज़ा में। इसी पर बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ गाज़ा में इजराइल का हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ गाज़ा में बाढ़, बारिश और युद्ध, तीन संकटों से गाज़ा इस वक्त घिर गया है। वहीं एक और बड़ी बात है, आज दो टॉपिक लेके आए हैं। आज वर्ल्ड वॉरियर में दो टॉपिक, एक तो गाज़ा है और दूसरा जो टॉपिक है वो इजराइल जो है हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला कर सकता है। मतलब युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इजराइल की जो सेना है उसने अब लेबनान की सीमा पर अपने जो सैनिक का जमावड़ा है वो बढ़ा दिया है। इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं साथ में। दीपांशु वो बताएंगे कि गाज़ा में एक तो संकट चल ही रहा था कि लगातार हमले हो रहे हैं जी। कम ज़्यादा, आज कम तो कल ज़्यादा, इस टाइप के हमले हो रहे हैं। हमास की आड़ में आम लोगों को निशाना बनाया गया। कल हमने इस पर भी बातचीत की कि रेड जोन बनाया गया, ग्रीन जोन बनाया गया, बनाने की योजना बना रहे हैं। अब वो नेतन्याहू ही समझ सकते हैं और ट्रंप ही समझ सकते हैं वो चाहते क्या है शांति के नाम पर। लेकिन एक और आपदा जो है अब गाज़ा को घेर रहा है। आपको पता ही है कि 90% लोग गाज़ा के टेंटों में रह रहे हैं जी, और बाढ़ बारिश ने उनकी जिंदगी जो पहले से ही जख्मों वाली जिंदगी चल रही थी उसमें कुरेदा जा रहा है, उनके जख्मों को कुरेदा जा रहा है। और इस बार आपदा ने भी एक कहर बनकर टूट गया है। तो आप बताइए कि अब कैसे गाज़ा के लोगों को, क्योंकि दुनिया के जो जैसे ट्रंप, नेतन्याहू, ये इन्होंने शांति के नाम पर कुछ नहीं किया गाज़ा में, और अब आपदा में कैसे निपटेंगे गाज़ा के लोग? देखिए, गाज़ा पर जब से इजराइल ने हमला किया तब से गाज़ा के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। चाहे वो एक तरह से हमला हो, यहाँ तक कि जो विस्थापन हो जाए, जो बेसिक ज़रूरतें वो सब खत्म हो जाना, मतलब एक तरह से वो बाहरी हमले तो हो ही रहे थे। अब कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है, और कुदरत का जो कहर होता है वो बहुत ही विनाशकारी होता है। और यही चीज देखने को मिल रही है क्योंकि आधे से ज्यादा, मतलब आधे से क्या, पूरा गाज़ा के जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो कहाँ टेंटों में रह रहे हैं, शिविरों में रह रहे हैं। राहत वाली जो सेंटर बनाए गए हैं कि ग्रीन जोन, वहां पे रह रहे हैं। और वो ऐसी जगह हैं जो एक टेम्परेरी है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पर जब वहां पे बारिश आ जाती है और बड़े लेवल पे फ्लड आ जाता है तो उनको वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें उनके टेंट भीगे पड़े हुए हैं, और वो उनके पास यहाँ तक कि इतना जो मलबा तबाही मचाई है इजरायली हमलों से, आप ये सोचिए, पानी निकलने का कोई स्रोत ही नहीं है। आप ये सोचिए कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो औरतें हैं, उनके क्या हालात होंगे, क्योंकि वहाँ के जो टेंट है वो भी बहुत अच्छे नहीं है। बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर आता है, वो कैसे सो रहे होंगे। उनको मानवीय सहायता इजराइल पहुंचने नहीं दे रहा है जो दुनिया से भेजा जा रहा है। और अब जो बिल्डिंगें, इमारतें बनने का वादा ट्रंप कर रहे थे, उसमें अगर होगा भी काम तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर ये आपदा जो वक्त और बढ़ता है और लगातार बारिश वहाँ होती जाएगी तो फिर कैसे वो एक एक दिन जो है वो निकालना गाज़ा में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जितने भी 57 मुस्लिम देश है जो गाज़ा के हितैषी बने पड़े हैं वो भी सामने नहीं आ रहे। उनको भी सामने आना चाहिए ताकि गाज़ा के लोग अपने आप को अकेला महसूस ना कर सके। ये सिर्फ वर्ल्ड वॉरियर और कड़क की टीम ही गाज़ा को लेकर जितनी सक्रियता से हमने रिपोर्टिंग की, हमने दिखाया कि गाज़ा में जिस तरीके से वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे बहुत ही दर्दनाक भरी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर मैं अलग अलग उम्र वर्ग की बात करूं, गाज़ा में रहने वाले जो फिलिस्तीनी हैं, बुजुर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी हैं। एकदम सही बोला आपने। जैसे महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वहाँ बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चों को जो है बेसिक जो नीड्स होती हैं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। खाने की जो एक मिल्क की अगर मैं बात करूँ, मिल्क तक नहीं मिल पा रहा है उनको। और यहाँ तक कि अगर मैं बड़े बुजुर्गों को बोलूँ की बात करूँ तो बीमारियाँ बड़े स्तर पर फैल चुकी हैं। और जिस तरीके से बारिश की जो अब खबर आ रही है कि जिससे लगातार बारिश से मौसम
ठंडक बढ़ गई है वहाँ पे, वहाँ कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है कि जो उनके लिए सोच सके, जो उनके हिमायती उनके पक्ष में फैसला ले सके। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है गाजा में बड़े लेवल पे खेली जा रही है, और यही नतीजा है कि जो गाजा के लोग हैं उस पॉलिटिक्स का, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। यहाँ मुस्लिम देशों की जिस तरह से अभी आपने बात करी, मुस्लिम देश भी अपने आप को सिर्फ दुनिया में हितैषी दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन गाजा के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, जमीनी हालात में होता हुआ दिख नहीं रहा है वो। और वहीं दूसरी तरफ अगर इजराइल और अमेरिका की बात करें, वो उस चीज को लूट रहे हैं, उस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि गाजा के जो हालात है वो वैसे के वैसे बरकरार रहे। यहाँ पर हमास को लेकर जो है स्थिति है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमास का सफाया हुआ है? जिस चीज को लेकर ये युद्ध हुआ था, जो संग्राम हुआ था, क्या वो अंजाम तक पहुंचा है? क्या अभी भी हमास के लड़ाके मौजूद हैं? क्या हमास क्या खुद इतना नहीं देख रहा है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, इतने बड़ी आबादी के, जिनको बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही हैं, उनका जीवन जो है एक तरह से नर्क जैसा बीत रहा है, उनके लिए कुछ काम कर सके, वो दुनिया को ये दिखा सके कि जरूरी नहीं कि बंदूक के बल से हर एक चीज करी जा सके, दूसरे स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। अगर गाजा पर हमास एक तरह से ये बात करता है कि हम जो है गाजा पर रूल करेंगे, तो वो होता दिख नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा मानवीय संकट गाजा को घेर के रखा हुआ है। एक तरफ लगातार इजराइल हमास का जो संघर्ष है वो भी चल रहा है, दूसरी ओर अब मौसम की आफत आ गई है। भारी बारिश और बाढ़, तंबुओं में शरण लिए जो विस्थापित हैं, जो अपने जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी किस तरह प्रभावित हुई है ये कहना बहुत मुश्किल है। अल्फाज कम पड़ जाएंगे उनके हालात, उनके दर्द को बताने में, क्योंकि विनाशकारी आपदा जो है वो गाजा को चारों तरफ से घेर रही है। एक तो बम बारूद और दूसरी तरफ से बाढ़ बारिश। तो मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही? सबसे बड़ी बात यही है कि उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही। गाजा पट्टी में हाल फिलहाल हुई पहली बारिश से अस्थायी तंबू में पानी भर गए कई जगहों पे। अब वहाँ जो स्थानीय निवासी वो कह रहे हैं कि पानी, गड्ढे कई ऊंचे ऊंचे बन चुके हैं और जो पीने का पानी है वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र मदद करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो भी उस तरीके से मदद नहीं कर पा रहे हैं। सर्दियों में जैसे सर्दी जैसा मौसम हो चुका है, तो वहाँ जो उन्हें कंबल चाहिए, तिरपाल चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। लेकिन इजराइल द्वारा काफ़ी सीमाएं, काफ़ी बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो मानवीय सहायता है वो गाजा, जो रेड जोन बता रहे हैं नेतन्याहू, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। युद्ध की वजह से जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा का, वो पहले से ही तबाह हो चुका है। अब मतलब एक तरह से बहुत ही गंभीर संकट गाजा में बना हुआ। अब बारिश उनकी तबाही का कारण बनता जा रहा है। तो अब ये बताइए कि अब इस संकट से गाजा के लोग कैसे निपटे, और नेतन्याहू और ट्रंप को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो गाजा के लोग हैं उन तक सहायता पहुंचे, उनकी हेल्प हो? देखिए, गाजा को अब एक तरह से एक्शन मोड में आना, गाजा को लेकर कदम उठाने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, और जो वादे किए थे, दावे किए गए थे, उनको पूरा करना पड़ेगा, उनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ कागजी कार्रवाइयां करके ही आप जो दुनिया को नहीं दिखा सकते कि गाजा में हम शांति लेके ला चुके हैं, बल्कि वो चीज एक्शंस दिखने भी चाहिए। जिस तरह से हम बात करते हैं राहत सामग्री की, अगर दूसरी की राहत सामग्री की तरफ एक तरफ हम बात करते हैं कि राहत सामग्री भेजी जा रही है बड़े लेवल पर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम खबरें देखते हैं कि इजरायली सेना ही उन राहत सामग्री ट्रकों को जो आ रहे हैं उनको रोक देती है, बॉर्डर पर रोक देती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन जो बेसिक मिलनी चाहिए, और सर्दी जुकाम बुखार जितनी भी बीमारियों की, वो सब नहीं पहुँच पा रही हैं। हेल्थ सेंटर्स बनाने चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल से जिस तरह से वहाँ पे पॉल्यूशन कहें हम, या अलग अलग जिस तरह से बारूद के जो धमाके हुए, जिससे जो नुकसान पहुंचा, वो केमिकल्स निकले, इनसे जो गाजा के जो फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। उनकी हेल्थ जो है एकदम गिरावट आई उनकी हेल्थ के स्तर में। तो उस चीज़ों को भी ध्यान देने की जरूरत है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ाने की जरूरत होगी, वो फिर से रीडेवलप करने पड़ेंगे। जो बिल्डिंगें हैं जो धराशायी हो गई हैं, उसका मलबा क्लियर करके उस पर नए नए इमारतें बनानी पड़ेंगी जिसपे लोगों को रखा जा सके। क्योंकि लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं, अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं, जो परमानेंट ठिकाना नहीं है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो वो ये नहीं देखती है कि परमानेंट है, टेम्परेरी है। नुकसान किसको पहुंचता है? आम नागरिकों को पहुंचता है, वो होता दिख रहा है। और जो पॉलिटिक्स है वो अपने पूरे के पूरे अच्छे लेवल पे खेली जा रही है। ये बताइए कि पहले इन्होंने 21 सूत्री प्लान लेके आए थे ट्रंप कि 21 सूत्री, इसी से शांति भी आएगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। उसके बाद हम हमने कल किया था
कि वो रेड जोन और ग्रीन जोन में बना देंगे गाज़ा को। ये जो बड़ी बड़ी प्लानिंग ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो जो कर रहे हैं शांति के नाम पर, आज जब वहाँ आपदा आई है, आज जो वहाँ पे कठिनाइयाँ पेश हो रही हैं, जो लोगों का एक एक दिन जो निकलना अभी मुश्किल हो रहा है, बाढ़ बारिश, भोजन पानी, दवाइयाँ, जो भी ज़रूरतें हैं, जो तंबू भी हैं उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा क्या है कि ट्रंप जब इतने बड़े फैसले ले रहे हैं तो उनको नेतन्याहू को बोलना चाहिए कि आप जाइए, वहाँ जो आपदा आई है वहाँ के लोगों को मदद, वही सेना जो हमले कर रही है वही सेना मदद भी तो कर सकती है गाज़ा के लोगों की, तो वो मदद क्यों नहीं पहुँचाना चाह रहे हैं? मदद करे, जो ट्रकें आ रही हैं उनको आने दे, ताकि वहाँ के बच्चों की ज़िंदगी, बुजुर्गों की, महिलाओं की ज़िंदगी, युवाओं की ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके। देखिए, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से नेतन्याहू जो है ना वो अपना हित देख रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल में इतने लंबे समय से इजरायली पीएम नेतन्याहू सत्ता में है तो इसी वजह से, क्योंकि वो गाजा को विरोध में, यानी गाजा पे कब्जा जमाने की बात करते हैं, फिलिस्तीनी लोगों के, नागरिकों की हितैषी, उनके भलाई की बात नहीं करते हैं, तभी वो इजराइल में सत्ता में केंद्रित हैं और इसी वजह से वो सत्ता में काबिज हैं। अगर वो फिलिस्तीनी लोगों की भलाई के बारे में सोचने लग जाएंगे, उनके वेलफेयर की बात करने लग जाएंगे, तो बहुत जल्दी यहाँ से उनके सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है हमास का मुद्दा छेड़ा हुआ है। उन्होंने हमास के सफाई करने की जिस तरह से धमकियां देते हैं, बातें करते हैं, उससे इजराइल के लोगों का जोश हाई हो जाता है। यही वजह है कि इजराइल में नेतन्याहू का जो समर्थन है, वो जो वोट बैंक है, वो मजबूत इसी वजह से टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि गाजा में, गाजा के खिलाफ, गाजा पर कब्जा करने जैसी बातें करके नेतन्याहू जो है अपनी जो राजनीतिक जड़ें हैं मजबूत करके बैठे हुए हैं। एक और मुद्दा है, एक तो गाज़ा वैसे ही प्रभावित है, आपदाओं से प्रभावित है, धमाकों से प्रभावित है। एक और बड़ा मुद्दा सामने है कि इजराइल प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों से हवाले से खबर है कि इजराइल, नेतन्याहू प्लान कर रहे हैं हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला करने, मतलब हिजबुल्लाह नहीं, लेबनान पर बड़ा हमला करने। क्या ये नया मोर्चा खोलने की तैयारी है हूती और हिजबुल्लाह के नाम पर? अब लेबनान को टारगेट किया जाएगा, लेबनान को गाज़ा बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो इजराइल की सेना है कि अगला जो टारगेट है वो लेबनान है? देखिए, अगर हम इजराइल के ग्रेटर प्लान पर नजर डालें तो गाजा के बाद उनकी जो नेक्स्ट टारगेट है वो लेबनान ही है, क्योंकि लेबनान एक तरह से इजराइल के बहुत बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर इलाके में आता है। और यही वजह है कि इजराइल की जो सोच है कि गाजा को जिस तरह से उन्होंने प्लान बना लिया, जैसे आपने बताया कि रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक तरह से है लेबनान पे कब्जा करने का। और वो कैसे होगा? हिजबुल्लाह पर चढ़ाई करके। हिजबुल्लाह एक तरह से जो एक खूंखार संगठन है जिसको ईरान की तरफ से पूरी शय मिल रखी है, और वही जो है इजराइल के खिलाफ हथकंडे अपनाता है, जिस तरह से सीमा पर आतंकवाद को फैलाता है, इजराइल ऐसा आरोप लगाता है, वही इजराइल इसी का इस्तेमाल करते हुए अब हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है। और ऐसे हालात जो है क्रिएट बनते जा रहे हैं, जिस वजह से ऐसी उम्मीद, संभावनाएं, आशंकाएं लग रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि इजराइल एक बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल सकता है लेबनान के अंदर। आज की बहस से ये बात स्पष्ट है कि गाजा में बारिश सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि युद्ध प्रभावित एक आपदा का मंच हो चुका है, जहां राजनीतिक, मानवीय जो सहायता है और जो प्राकृतिक आपत्तियों वाले जो तीनों को का एक मिश्रण है। हमें याद रखना चाहिए कि संकट का सामना करने में सिर्फ राहत मिशन नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है, समन्वय कार्रवाई की भी जरूरत है। तभी वहां के लोगों को, गाजा के लोगों को मदद पहुंच पाएगी। वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, अफगान पाकिस्तान विवाद, ईरान परमाणु विवाद, हिजबुल्लाह, हूती और गाजा युद्ध से लेकर हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे और आप इस चर्चा में आपको भी शरीक करेंगे, आपके सवालों को भी शरीक करेंगे, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के जितने भी वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस बन रहे हैं, उसको आप शेयर करें ताकि कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके, हम और बेहतर काम कर सके। तो मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस, डिटेल चर्चा के साथ। तो स्वस्थ रहिए
और बहुत बहुत खुश रहिए।